नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पहले हमने 12वीं भूगोल के अंतर्गत पढ़ा था, पिछला जो लेसन पूरा किया कंप्लीट कृषि। अब हम लोग नया जो लेसन है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस लेसन का नाम है सिंचाई और पेयजल, जो हमारी जियोग्राफी बुक का 23वां लेसन है। इसके बारे में हम इस लेसन में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। इस लेसन में जो 23वां चैप्टर हमारा है सिंचाई और पेयजल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान में पेयजल का बहुत बड़ा महत्व रहा है, हमेशा से ही रहा है। भारत की जो खेती है आपको पहले का मानसून आधारित रही है और मानसून जल का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है भारतीय खेती में। तो हम राजस्थान में खेती की बात करें, राजस्थान के बारे में कहावत भी है। एक कहावत जल के बारे में कही गई है, घी डुले तो मारो कहीं नहीं बिगड़े, पानी ढिले तो मारो जियो जल जाए, पानी सू फसला पके फूल फुलारो ढेर, पानी जद रूठे तो धरती पर अंधेर। ये कहावत कही जाती है। इसका अर्थ ये है कि अगर घी बिखर जाए तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन पानी डिलने अगर हमारा जाता है, पानी अगर हमारा गिरता है तो हमारे हृदय में एक झंझनाहट होती है। पानी से क्या है, फसलें पकती है, पानी से फसलें पकती हैं और क्या होते हैं, फल फूल होते हैं। और क्या होते हैं, फल फूल होते हैं। पानी जब उठे तो धरती पर अंधेर, जब पानी ही नहीं रहेगा तो धरती पर क्या होगा, अंधेर पैदा हो जाएगा। तो ये कहावत वास्तव में चरितार्थ भी करती है भारत में राजस्थान की इस धरा को। और हम लोग जानते हैं राजस्थान में पानी जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल मानक है उसमें 1000 घन मीटर पानी क्या होना चाहिए, जल सतह पर होना चाहिए, जो सतही जल का लेवल होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में 780 घन मीटर है और उसमें भी से 51% पानी फ्लोराइड युक्त और 42% पानी में क्या है, लवणता है। मात्र 7% जो पानी है वो शुद्ध जल के रूप में है। और अनेकों संसाधन हैं राजस्थान में सिंचाई के और पेयजल के। सिंचाई के साधनों में प्रमुख नाम आता है वो है तालाबों का, झीलों का, नहरों का, नलकूप का और कुओं का। तो इसी आधार पर पानी को जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, सतही जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। सतही जल संसाधन में नदियां, झील, जलाशय आते हैं और भूमिगत जल संसाधन में कुएं, नलकूप आते हैं। राजस्थान में 70% जो जल है वो कुएं और नलकूप से प्राप्त होता है और बाकी जो 30% में वो नदियां, झील, जलाशय व अन्य शामिल होते हैं। सिंचाई इन नहरों को भी शामिल किया गया है। जल संरक्षण के हम लोग जानते हैं। अब ये आपके दिमाग में प्रश्न उठता हो कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख नहरें हैं जिनका जल आता है। तो राजस्थान में प्रमुख नहरों में सबसे पहले तो हम नदियों की बात करेंगे। तो प्रमुख नदियों में चंबल नदी है, बनास है, माही है, लूणी है, बाणगंगा है, बेड़च है, गंभीरी है, सुकड़ी है, काली सिंध, प्रवन, मेज आदि ये प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा राजस्थान में घग्गर नदी भी बहती है जो केवल बरसात आधारित है। इन नदियों से जो जल निकलता है उस जल को बांध के द्वारा संरक्षित करके उपयोग में पीने के जल में और खेती में काम में लिया जाता है। नदियों के जल को जोड़ने का जो कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, ये आप सभी जानते होंगे। और राज्य में खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें मौजूद हैं। राजस्थान में प्रमुख जो मीठे पानी की झीलें उसमें है जयसमंद झील, पिछोला व फतेह सागर झील, ये सब उदयपुर की है। राजसमंद झील, अन्ना सागर, पुष्कर झील, सिलीसेड झील, कोलायत झील, नवलखा झील, गेप सागर झील, कायलाना, बालसमंद, बंद बारेठा, रामगढ़, नक्की झील, ये सब क्या है, प्रमुख झीलें हैं। राजस्थान में लगभग 450 तालाब भी, बड़े तालाब भी मौजूद हैं जिसे हमें सतही जल प्राप्त होता है। और राजस्थान में जो सदियों से परंपरागत स्रोत है वो कुएं और नलकूप है। राजस्थान में आज भी खेती का 70% भाग जो है कुएं और नलकूप से खेती की जाती है। 70% जो भाग है खेती वो कुएं और नलकूप से की जाती है।
ये एक परंपरागत स्रोत है, लेकिन इससे एक नुकसान होता जा रहा है कि हमारे भूमि का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धीरे धीरे भूमि का जल स्तर क्या है, कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे वाटर लेवल नीचे जाएगा वैसे वैसे पानी, सिंचाई के पानी के लिए हमें भूमिगत जल संसाधन बहुत कम होते जाएंगे। हमें सतही जल संसाधनों की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि सतही जल संसाधन वर्षा आधारित पानी के आधार पर बनाए जाते हैं। उन्हीं का उपयोग हम खेती में और पीने के काम में करते हैं। उसके बाद आता है जल संरक्षण, यानी ये तो हमने इसके बारे में पढ़ा, लेकिन जल संरक्षण क्यों करना आवश्यक है। यदि हम जल संरक्षण नहीं करेंगे तो एक बात स्पष्ट होती है, यदि हम जल संरक्षण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको नुकसान होगा कि उनके लिए आने वाले समय में इतना जल नहीं बचेगा कि हम लोग उन पीढ़ियों को संरक्षित कर सकें। इसलिए जल संरक्षण करना भी अति आवश्यक है। यदि जल को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में ऐसी विकट परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि हमें पीने का पानी भी उपलब्ध होना मुश्किल हो जाएगा। तो जल संरक्षण करने के जो मुख्य तरीके वो क्या है, जल को अगर हमें बचाना है तो उसको बचाने के लिए देखिए, आजकल आप लोग राजस्थान पत्रिका का एक अभियान पढ़ते हैं, कई बार न्यूज़पेपर में आता है अमृतम जल अभियान। तो अमृतम जलम जो योजना है ये वास्तव में जल संरक्षण के लिए बड़ी उपयोगी योजना है। इस योजना का उपयोग हम लोग भी कर सकते हैं। अमृतम जल योजना में देखते हैं पुराने तालाबों को खोदा जाता है या तालाबों की सफाई की जाती है या जल के और तरीकों से भी जल को बचाने के उपाय बताए जाते हैं। तो जल संरक्षण के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सिंचाई साधनों हेतु नवीन पद्धतियों का आविष्कार करता होगा। जैसे अब पहले हम लोग खुला जल छोड़ देते थे खेती में, उसकी बजाय हमें नई टेक्निक है, ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, उनका उपयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से कम पानी लगेगा। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा, यानी जो भूमि में जल है उस जल को हमें एक विवेकपूर्ण तरीके से बहुत कम मात्रा में उपयोग में करना होगा। यदि हम उस जल को लगातार निकालते रहेंगे, उसका दोहन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, भूमिगत जल का लेवल नीचा होता जाएगा और हमें क्या करेगा, उस पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी। उसके बाद है वनस्पति विनाश पर नियंत्रण। यदि वनस्पति नहीं होगी तो निश्चित रूप से वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो जल स्रोतों में जल कहां से आएगा। इसलिए हमें वनस्पतियों जो काटने पर अंधाधुंध कटाई चल रही है उस पर नियंत्रण करना होगा और क्या करना होगा, उन पर रोक लगाकर नए पौधारोपण करना होगा, उनको संरक्षित भी करना होगा, उनका पालना भी होगा। वर्षा जल का संचयन, ये एक अच्छा बिंदु है, इस पे एक चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आजकल राजस्थान सरकार ने कानून बना दिया कि यदि कोई व्यक्ति नया मकान या नया भवन बनाता है तो उसको उस जल के संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करना होगा। तो इस पद्धति से हम वर्षा जल को संचित कर सकते हैं। यदि हम जो हमारा वर्षा का जल है उसको अगर 90% जल को बचा लें तो निश्चित रूप से आने वाले कई समय तक हमें पानी की कमी महसूस नहीं होगी। अपशिष्ट जल का शोधन कर पुनः उपयोग, यानी जो हम लोग नहाने धोने में, वेस्टेज कपड़े धोने में पानी यूज करते हैं, उस पानी को यदि शोधित करके और पुनः हम खेतों में लगाएं तो ये जल बहुत अच्छा जल रहेगा और हमारे काम भी आ सकेगा। कृषि पत्ती व फसल प्रतिरूप में परिवर्तन, ऐसी फसलों को हमें छोड़ना पड़ेगा जो ज़्यादा पानी लेती है, हमें ऐसी फसलों की ओर अग्रसर होना पड़ेगा जो कम पानी ले, और कृषि पद्धति की नई तकनीकों का विकास करना होगा। सातवां, छोटे बांधों का, तालाबों में बांधों का निर्माण, एनीकट का निर्माण करना होगा। हमें गांवों के आसपास ऐसे बांध या एनीकट बनाने होंगे जो हमारे लिए जल संरक्षित करने के काम होंगे। इस काम में यदि हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और तालाब और छोटे बांधों का निर्माण कर सकेंगे और इस जल को हम लोग उपयोग में ले सकेंगे। तो ये पढ़ा हमने सिंचाई और पेयजल। राजस्थान में पेयजल की उपलब्धता मैंने बताई 780 घन मीटर है, जो कि 1000 घन मीटर के मानक स्टैंडर्ड से बहुत कम है। हमें दो तरह के जल संसाधन मिलते हैं, सतही जल संसाधन और भूमिगत। सतही जल संसाधनों का जो जल होता है वो वर्षा से प्राप्त होता है और भूमिगत जल संसाधनों का जो जल है वो हमें भूमि के दोहन से प्राप्त होता है। ये जल संरक्षण के तरीके हैं। और जो पत्रिका के मैंने अभी बात की थी आपसे, अमृतम जल अभियान की, एक अच्छा अभियान है। उस तरह के अभियानों को अगर चलाया जाए तो हम निश्चित रूप से जल को बचा सकेंगे। जल संरक्षण करना हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अति आवश्यक है। तभी हम इस प्रजाति को, मानव जीवन को, जीव जंतु को, पेड़ पौधों को बचा सकेंगे। धन्यवाद।